इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टार इल्यूजन किंग के चले जाने के बाद लुओ फैंग अपने इनर वर्ल्ड में आकर सैक्रिफिशियल टावर से मिले हुए उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना शुरू कर देता है, जहां उसने अपनी मूशा बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए एल्डर काइसाका का रूप ले लिया था। और फिर वो अपने पास मौजूद सैक्रिफिशियल टावर के टोकन का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करना शुरू कर देता है, जहाँ वो ट्रेजर बॉक्स भी पहले तो उस टोकन को वेरीफाई करता है और फिर उसके बाद एल्डर काइसाका की बॉडी को स्कैन करते हुए कंफर्म करता है कि क्या ये सच में वही है। और इस वेरिफिकेशन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि उस ट्रेजर बॉक्स ने वाकई ही एल्डर काइसाका को रियल समझ लिया था। इसीलिए वो अनलॉक होते हुए कहता है, टोकन कंफर्म्ड, लाइफ ऑरा कंफर्म्ड। ये देखकर वोबाता और लुओ फैंग जिनकी के सांसें थमी हुई थी कि ये ट्रायर बॉक्स ओपन भी होगा या नहीं, कहीं हम वेरिफिकेशन में फेल ना हो जाएं। पर अपने प्लान को वर्क करता हुआ देखकर वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुशी कम नहीं थे कि तभी उस ट्रायर बॉक्स के अंदर मौजूद वो ट्रेजर सामने अपीयर हो जाते हैं, जो कि यांजी रेस की 3 स्टोरेज रिंग्स होती हैं। फैंग उन स्टोरेज रिंग्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में ले आता है और वोबाता उन्हें देखकर खुश होते हुए से कहती है, लुओ फैंग, इस बार तो हम वाकई ही बहुत अमीर हो गए। और फिर वो उन स्टोरेज रिंग्स को स्कैन करते हुए बताने लगती है कि इस पहली रिंग के अंदर यांजी रेस के अनडाइंग लेवल से कम के वॉरियर्स की वेल्थ मौजूद है, और सेकंड रिंग के अंदर अनडाइंग वॉरियर्स के इक्विपमेंट और ट्रेजर्स मौजूद हैं, साथ ही किंग कैंग जिन किंग की इनहेरिटेंस और भी काफी कुछ। अगर मैं इन सबको मिलाकर ये आइडिया लगाऊं कि इनकी वर्थ कितनी होगी तो ये टोटल 560 बिलियन हुन युआन्स बनेंगे। वो बाता की ये बात सुनकर फैंग का मुंह तो खुले का खुला रह जाता और वो कहता है, क्या मैंने सीविका के पिरामिड स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ 6.1 बिलियन हुन युआन्स में सेल किया था, और अब मैंने इंस्टेंटली तकरीबन उससे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा एसेट्स गेन कर लिए हैं। फैंग ये सोचकर खुश हो रहा था कि तभी वाता उसके हाथ से उन स्टोरेज रिंग्स को लेते हुए उस थर्ड रिंग को चेक करके बताने लगती है कि इसके अंदर क्या है, और अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद वो बताती है, इस थर्ड रिंग के अंदर मौजूद है यांजी रेस का अल्टीमेट ट्रेजर, स्पेस लॉकिंग आर्म। ये कहते हुए वो स्टोरेज रिंग के अंदर से उस आर्म को निकाल लेती है और फैंग उसे पहनकर देखता है। देखने में तो ये आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, और जैसे ही फिर फैंग उसे यूज करता है तो वो वाता हमें बताती है, ये स्पेस लॉकिंग आर्म 1 मिलियन किलोमीटर्स तक के एरिया को इफेक्ट कर सकती है। इस रेंज के अंदर स्पेशल फ्लक्चुएशंस कंप्लीटली लॉकडाउन हो जाएंगी, यानी कि कोई भी यहाँ पर अपने स्पेस लॉ को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन यूज करने पर यह स्पेस लॉकिंग आर्म बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। सिर्फ 1 मिनट में ये तुम्हारी 13.2 मिलियन पॉइंट्स की एनर्जी ड्रेन कर देगी, जो कि एक मार्क्विस अनडाइंग लेवल के वॉरियर की पूरी लाइफ की पावर के बराबर है। जब बाता ये बता रही थी तो इसी दौरान फैंग इस पावरफुल ट्रेजर का यूज कर रहा था, जिसके चलते हुए इसकी एबिलिटीज को अपने गोल्डन बीस्ट और मूशा बॉडी के थ्रू टेस्ट भी कर पाता है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा एनर्जी कंजप्शन की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगती है, इसलिए वो फौरन से इस आर्टिफैक्ट को क्लोज कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी हालत क्या हो चुकी थी आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। इसीलिए वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, मैं इसे तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ जाती, वरना तो ये बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इससे पहले कि फैंग कुछ और कर पाता तभी उसे अपने रिस्ट डिवाइस पर स्टार इल्यूजन किंग का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था, इमरजेंसी सिचुएशन, जल्दी से मुझसे होंगलाइन सिटी में आकर मिलो। इसी के साथ सीन कट होकर हम देखते हैं यांगलाइन सिटी को, जहां पर जब जैसे ही फैंग पहुंचता है तो वहां पर मौजूद सभी लोग फैंग के ऊपर ही अपनी नजरें गड़ाए हुए थे और उसे देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे, जो देखकर फैंग को कुछ सस्पिशियस लगता है। और फिर वो जैसे जैसे वहां से चलता हुआ जा रहा होता है उसकी नजर पड़ती है हेवनली किंग पर। वो फैंग की तरफ अपने वाइन के गिलास को आगे बढ़ाते हुए उसका वेलकम करते हैं, जिस पर फैंग भी हाँ में सर हिलाते हुए उनको हाई करके वहां से सीधा स्टार इल्यूजन किंग के पास आ गया था। जैसे ही फैंग वहां पर बैठता है तो स्टार इल्यूजन किंग पहले उसके लिए जाम लेकर रेडी थी। वो वाइन के इस गिलास को फैंग को पकड़ाते हुए टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उससे कहती है, यांग, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या तुमने वाकई सैक्रिफिशियल टावर से ट्रेजर्स को हासिल किया है, पर मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा करना भी इन लोगों को आगे इन्वेस्टिगेट करने से नहीं रोक पाया, और इन्हें लगता है कि वो ट्रेजर्स तुम्हारे पास हैं। फैंग भी नोटिस करता है कि वो सभी लोग अभी भी जोरों शोरों से ही आपस में डिस्कस करने में लगे हुए हैं, इसीलिए वो अपने मन में सोचता है, आखिर इन लोगों को ये न्यूज़ मिली कहाँ से। थोड़ी देर सोचने पर फैंग को याद आता है कि ओह, ये उस पर्पल बेल किंग की वजह से हो रहा है। फैंग की इतना सोचते साथ ही सीन कट हो जाता है और हम सैक्रिफिशियल टावर में मौजूद उस ट्रेजर रूम को देखते हैं, जहां पर 2 वॉरियर्स आकर उस जगह को चेक करते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, यहाँ पर वाकई कोई ट्रेजर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि पर्पल बेल किंग सच कह रहा था। ऐसा लगता है कि सच में वो ट्रेजर्स उस ह्यूमन के हाथों में है। अब आखिर वो ह्यूमन हमें कहां पर मिलेगा। जब उन दोनों में से एक डीमन वॉरियर ये बोलते हुए गुस्सा हो रहा था तो उसका साथी खड़े खड़े ही सो रहा होता है, और जब वो खुद को संभाल नहीं पाता और टनल में गिरने ही वाला था तभी उसका वो पहले वाला साथी उसे संभालते हुए कहता है, तुमने जानबूझकर अपना आर्मर पहना हुआ है ताकि तुम मेरी नजरों से बचकर आसानी से सो सको।
उनकी आपस में हो रही इसी नोकझोंक के साथ सीन कट होता और हमें देखने को मिलता है कि मशीन रेस के कई सारे वॉरियर्स और पर्पल बेल किंग भी लुओ फैंग को ढूंढने में लगा हुआ था। यूनिवर्स के कई सारे अलग अलग कोनों में ढूंढने के बावजूद भी जब उन्हें लुओ फैंग नहीं मिलता तो वो अपने इंटरनल सोर्सेज से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ह्यूमन है कहाँ पर। ऐसा करने पर उन्हें लुओ फैंग की लोकेशन के बारे में पता भी चल जाता है और वो कहते हैं हमारी इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन जिसका नाम यांग है वो हेडक्वार्टर बेस में छुपा हुआ है। ये सुनकर मैकेनिकल रेस का एक वॉरियर गुस्सा होते हुए कहता है ये कितना बुज़दिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मशीन रेस के वॉरियर्स मिलकर भी हेडक्वार्टर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब ना चाहते हुए भी इन्हें लुओ फैंग के हेडक्वार्टर से बाहर निकलने का इंतजार करना होगा। पर तब तक ये लोग घात लगाकर फैंग का शिकार करने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि वाकई ही मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में मौजूद था और वह यहाँ पर हेवनली फॉर्मेशन किंग के साथ मिल रहा होता है। इनके साथ अपनी इस मुलाकात के दौरान लुओ फैंग ने उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, इसीलिए वो शुक्रिया अदा करते हुए उनसे हैंडशेक करता है और कहता है यांजी कॉन्टिनेंट की कई सारी रेसिस के बारे में लेटेस्ट मूवमेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका शुक्रिया, मैं कोशियस रहूंगा। इस पर हेवनली फॉर्मेशन किंग लुओ फैंग को कहते हैं एलियन रेसिस हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए हम ह्यूमंस को एक्सटर्नल थ्रेट्स के अगेंस्ट मिलकर लड़ना चाहिए। अगर तुम्हें स्पेस बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगती है तो तुम जब चाहो हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो और फिर हम एक साथ मिलकर इन एलियन रेसिस के खतरों को जड़ से मिटाएंगे। जिस पर फैंग भी सर हिलाते हुए हाँ करता है। इसके बाद फिर वो वहां से चले गए थे। तो अब इसके बाद फिर लुओ फैंग एक जगह पर आकर बैठ जाता और ध्यान लगाते हुए अपने इनर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और अब अपने नेक्स्ट मिशन की तैयारी करते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि खुशकिस्मती से अभी सिर्फ पर्पल बेल किंग ही मुझे टारगेट बना रहा है, पर उसने अभी भी ट्रेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीक नहीं की। फैंग की ये बात सुनकर बुबाता उसे कहती है तुम्हारे पास अभी भी दूसरों के बारे में फिक्र करने का टाइम है। इस तरह से हेडक्वार्टर्स में छुपे रहना तुम्हें वाकई बाहर के खतरों से बचा सकता है, पर क्या इससे यूनिवर्स में मौजूद बाकी सभी रेसिस के वॉरियर्स ये नहीं सोचेंगे कि तुम डर रहे हो और साथ ही उनका ये शक भी यकीन में बदल जाएगा कि तुम्हारे पास वाकई ही ट्रेजर है। उसकी ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ उस परेशानी से बचने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने वो जो सैक्रिफिशियल टावर से 560 बिलियन हुनिवास हासिल किए हैं मैं उनको यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैं इतनी ज्यादा वेल्थ को जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो आखिर मैं उसे प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। और जैसे मेरी खरीदारी पूरी हो जाएगी तो हमें यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई होगी। इस पर वो बाता जो कि मजे से अपनी इस नई नई अमीरी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही थी, वो वाइन का एक सिप लेते हुए फैंग से कहती है क्या तुम्हारे पास पहले से ही प्लान है कि तुम इन पैसों को कैसे खर्च करोगे। इस पर फैंग एक इविल स्माइल करते हुए कहता है मैं सारे पैसे लगा दूंगा। ये सुनते ही वो बाता कि होश उड़ जाते हैं और वो अपनी चेयर से भी नीचे गिर गई थी, इसलिए वो फौरन से खुद को संभालते हुए कहती है क्या। तो इस पर फैंग एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है और फिर उसने ट्रेजर्स की परचेजिंग शुरू कर दी थी। इसी के साथ सीन कट होता हम देखते हैं पर्पल बेल किंग को जो कि किसी प्लेनेट की एक गुफा में बैठा कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ह्यूमन मैं तुम्हारे कनिंग नेचर को जानता हूँ, तुम्हारा यू टेम्परेरी छुपना तुम्हारी बुज़दिली नहीं है बल्कि तुम अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, इसीलिए मैं भी बेकार नहीं बैठूंगा। हमारी ये बैटल यकीनन जल्दी ही होगी। जब पर्पल बेल किंग ये सोच रहा था तो तब एक बहुत ही ज्यादा फियर्स स्नेक बीस्ट उसके पीछे आकर उस पर हमला करके उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी पर्पल बेल किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इसके बाद फिर सीन कट होता हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग को जो कि अभी भी मिलिट्री बेस में बैठा हुआ है। इसके बाद फिर हमें उसकी वर्ल्ड रिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर बुबाता लुओ फैंग के खरीदे हुए सामान की लिस्ट की डिटेल्स को देखते हुए कहती है तुमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए इतने ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज मंगाए, साथ ही इमरजेंसी के लिए ये गॉड फायर सोर्स क्रिस्टल्स और स्पेस लॉकिंग आर्म की पावर के लिए ये गॉड वाटर सोर्स क्रिस्टल्स। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब में से ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फीमो पॉइजन ये आखिर तुमने किसके लिए खरीदा। सिर्फ इन कुछ मिलीग्राम्स की बोतल्स की कीमत ही 300 बिलियन हुनिवास है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतने ज्यादा पैसे इस पर स्पेंड करने की। ये कहते हुए बुबाता काफी ज्यादा गुस्सा होकर फैंग से नाराज हो गई थी। तो अब फैंग बुबाता को बताना शुरू करता है कि आखिर ये फेमो पॉइजन इतना ज्यादा खास क्यों है। वो बताता है कि ये किसी भी अनडाइंग बॉडी को खत्म कर सकता है। इस टेरिफाइंग पोशन को पॉइजन मास्टर फेमू ने बनाया है जिन्हें सीनियर दूजाओ बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हैं। मैं सीनियर की जजमेंट पर भरोसा करता हूँ। तभी इसी दौरान हमें पास्ट का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर सीनियर दूजा वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू लुओ फैंग के पास आते हुए उसे बताते हैं लुओ फैंग पहले मैं ये बताना भूल गया था कि इस पॉइजन को यूज कैसे करते हैं। अगर तुम इस फेमू पॉइजन के सिर्फ 10 ग्राम को अपने वेपन पर लगा लेते हो तो सिर्फ इसकी एक हिट ही एक लिमिट किंग लेवल के वॉरियर को किल करने के लिए इनफ होगी।
यानी कि ये पॉइजन कैंग जिन किंग के लेवल के वॉरियर की बॉडी में सिर्फ हल्का सा ही जाने पर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसका नमूना हमें फैंग के थ्रू स्क्रीन पर दिखाया भी जाता है, जहां हमें देखने को मिलता है कि ना सिर्फ ये पॉइजन बॉडी में जाने पर इफेक्ट करता है, बल्कि ये हवा में फैलने पर भी पूरी की पूरी डीमन आर्मीज को किल कर सकता है। और इवन अगर कोई प्लेनेट इसकी चपेट में आ जाता है तो वो सारा प्लेनेट ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दुयाओ से ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने पर लुओ फेंग उसका शुक्रिया अदा करता है। तो इस पर दुया भी लुओ फेंग से कुछ कहना चाहता है, पर वो हिचकिचा रहा था। तभी वहां पर वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू मीनू आ जाती है और वो दुयाओ के सर को सहलाते हुए लुओ फेंग से कहती है, दुयाओ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि तुमने जो कल्टीवेशन लिक्विड मुंह को दिया है वो एक्सीलेंट है। मैंने सही कहा ना दुयाओ? तभी जैसे ही टीम के सभी मेंबर्स को पता चलता है कि लुओ फेंग से बात हो रही है तो वो भी फौरन से यहाँ पर आ जाते हैं। कैप्टन वहां पर आते हुए कहते हैं, ज़ियाओ चेन चेन। तब दुयाओ खुद को मीनू से छुड़ाते हुए कहता है, तुम कैप्टन आप भी। पूरी टीम दुयाओ के इस बिहेवियर पर खूब हंसती है। इसके बाद फिर कैप्टन लुओ फेंग से मिलते हैं और सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। इसके बाद फिर ये सभी एक दूसरे को अलविदा करते हुए अपने अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये असल में पास्ट का नहीं प्रेजेंट का ही सीन था। तो अब इन सब के चले जाने के बाद बुबाता लुओ फेंग से कहती है, अब खुद को इम्प्रूव करने के बाद यकीनी तौर पर तुम झांची कॉन्टिनेंट में मौजूद बाकी सभी किंग्स से बिल्कुल भी नहीं डरोगे, लेकिन इस बार पर्पल बेल किंग का शिकार करने की बारी हमारी है। पर ऐसा लगता है कि ह्यूमन बेस में हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्लूज नहीं मिलेंगे। इसी दौरान फैंग वाइन टेबल पर पहुंच चुका था, तो वो एक वाइन का सिप लेते हुए बबाता से कहता है, सिर्फ ट्रेसिस को ढूंढना ये कितना ही मुश्किल हो सकता है। बबाता जल्दी से एक बाउंटी ऑफर अनाउंस कर दो। जिस पर बबाता को भी फौरन से समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो कहती है, बिल्कुल। इसी के साथ वो फौरन से बाउंटी ऑफर लगा देती है और फिर हमें पब्लिक वॉरियर्स के थ्रू ही पता चलता है कि लुओ फेंग ने सिर्फ पर्पल बेल किंग की लोकेशन की इन्फॉर्मेशन के लिए 50 मिलियन हुन युआन्स की बाउंटी लगाई है। इतनी बड़ी अमाउंट के बारे में सुनकर तो जिन भी वॉरियर्स के पास ये बाउंटी जा रही थी वो सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ फेंग ने इन सभी लोगों को ये भी बताया था, अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देता है तो मैंने पहले इस बाउंटी की अमाउंट मिलिट्री सिस्टम के पब्लिक अकाउंट में एडवांस में ही सेंड कर दी है। इसीलिए पर्पल बेल किंग की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद उन्हें कंफर्म करते साथ ही आपको रिवॉर्ड मनी ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये जानने के बाद अब बबाता भी कहती है, 50 मिलियन हुन युआन्स, वो भी पब्लिक अकाउंट में। तो इस पर फैंग ऐसा करने के पीछे वजह बताता है। वो कहता है कि मैंने हमेशा से ही अपनी प्रोफाइल लो रखी थी और किसी को भी नहीं पता था कि मेरे पास ट्रेजर है, लेकिन अब जिन भी पावरफुल वॉरियर्स को ये न्यूज़ मिलेगी वो यकीनन इसके लिए फाइट करेंगे। और अब क्योंकि मैं और ज़्यादा नहीं छुप सकता, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी अलग अलग रेसिस के वॉरियर्स को डराने के लिए, ताकि वो दोबारा कभी भी मेरा सामना करने की हिम्मत ना करें। फैंग के इस मंसूबे में तो बबाता भी उसका साथ देती है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगा।